डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं केरल का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और ज़्यादातर मैं क्राइम स्टोरीज को कवर करता हूँ। आपको मैं बता नहीं सकता मेरा काम कितना खतरनाक है, क्योंकि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें रिवील करने पर बड़े बड़े नाम सामने आने लगते हैं और आपकी ज़िंदगी को खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसे बड़े लोग जिनमें पॉलिटिशियन या बड़े बिजनेसमैन आते हैं वो आपको मारने की कोशिश भी करते हैं ताकि ये खबर को दबाया जा सके। और मैं कई ऐसी स्टोरीज को कवर कर चुका हूँ जब मुझे कई बार अंडरग्राउंड भी होना पड़ा कुछ महीनों के लिए, लेकिन अंत में जब उन्हें सज़ा मिल गई तो मुझे बाहर आने का मौका मिला और फिर से मैंने वही काम करना शुरू कर दिया। आप बताइए, क्या मैं गलत हूँ? क्या सच को सामने लाना गलत है? जिन्हें सज़ा मिलनी चाहिए क्या उन्हें सज़ा दिलाना गलत है? मैं तो इसे गलत नहीं मानता, लेकिन कुछ लोग इसे गलत मानते हैं और इसीलिए बदला लेने की तैयारी वो करते ही रहते हैं। लेकिन क्या मेरे साथ जो हुआ था वो बदला था या कुछ और? बारिश की वो रात मैं अपनी गाड़ी चलाकर जंगली रास्ते से गुजर रहा था। सोचा नहीं था कि इस रास्ते पर मुझे कोई खतरे का सामना करना पड़ेगा। जिस क्राइम स्टोरी को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा था उसमें बड़े नाम थे ही नहीं, लेकिन फिर भी उसमें मुझे थोड़ी फेम मिल जाती। लेकिन बारिश बढ़ती जा रही थी और गाड़ी चलाने में मुश्किल हो रही थी, तो गाड़ी की रफ्तार मैंने थोड़ी सी धीमी की। उसके बाद सड़क पर थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगा था, जिस कारण गाड़ी के टायर बार बार फिसलते। जब भी कोई मोड़ आता गाड़ी सही से चल नहीं पा रही थी और बीच बीच में जो आंधी चलती, उड़ते हुए पत्ते गाड़ी के आगे वाले कांच पर चिपक जाते। वाइपर चलाने पर भी उन पत्तों को हटाया नहीं जा सकता था। इसी कारण सड़क देखने में मुझे परेशानी हो रही और मैं अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहता था, मैं भीगना नहीं चाहता था, तो उन पत्तों को एक तरफ हटा भी नहीं पा रहा, बस गाड़ी की रफ्तार और ज़्यादा धीमी कर सकता था। मुझे लगा मुझे कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए। कुछ समय ये आंधी निकल जाएगी तो आगे बढ़ना शुरू कर दूंगा। लेकिन वक्त रात के 12 बजे का था और ऐसे जंगली इलाके में 12 बजे गाड़ी को रोकना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अब काफ़ी ज़्यादा पत्ते कांच पर आकर चिपकते जा रहे थे और मुझे उन पत्तों को हटाना ही पड़ा। इसीलिए मैंने गाड़ी को एक जगह पार्क किया। मैं हिम्मत जुटाने लगा क्योंकि बाहर थोड़ी थोड़ी ठंड थी। मैं बाहर निकलना चाहता था, कपड़े भीग जाते, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी के पास एक और गाड़ी को देखा मुझे लगा मैं गलत जगह तो नहीं रुक गया। ये गाड़ी यहाँ पर क्यों पार्क है? काले रंग की SUV गाड़ी पास में ही पार्क थी और वो मेरी तरफ ही थी। अचानक उसके हेडलैम्प्स चले। इससे पहले कि मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकल पाता वो हेडलैम्प्स चले और मैं उस गाड़ी को सही से देख नहीं पा रहा था। लेकिन मेरी गाड़ी के अंदर रोशनी ही हो गई और मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा। ये रास्ता आगे की तरफ बढ़ने के लिए है, वापस आने के लिए दूसरी लेन है। ये गाड़ी इस तरफ मुंह किए हुए क्यों पार्कड थी, ये सोच रहा। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करता दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे मेरे। ऐसा लग रहा था ये डेजा वू का एहसास हो। डेजा वू कहते हैं जब कोई घटना आपको लगे कि आपके साथ पहले भी हो चुकी है, लेकिन कभी आपको याद नहीं आता कि ये सब पहले कब हुआ है। मेरे साथ भी पहले ये कभी नहीं हुआ था, लेकिन एहसास ऐसा हो रहा जैसे इस घटना से मैं पहले भी गुजर चुका हूं। मैं बाहर निकलना चाहता था। मैंने अपनी गाड़ी के एक दरवाजे को खोला, लेकिन सामने से उस SUV गाड़ी का दरवाजा खोल एक आदमी बाहर निकला। उसने पीले रंग का रेनकोट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक फावड़ा था
जैसे किसी जगह वो खुदाई करना चाहता हो, लेकिन उस फावड़े को लेकर वो इस तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा आ रहा और मैं डर गया। मैंने अपनी उस गाड़ी के दरवाजे को बंद किया, लेकिन वो पास के उस दरवाजे के पास ऐसे खड़ा हो गया, मेरी तरफ घूरने लगा, लेकिन मैं उसके चेहरे को देख नहीं पा रहा था। उसके रेनकोट के ऊपर टोपी भी थी, जैसे कोई हुडी जो आगे की तरफ थी। उसके आर पार देखा जा सकता था, लेकिन मुझे उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसे मैं नजर बिल्कुल अच्छी तरह से आ रहा था, इसीलिए मेरी तरफ जैसे घूरे जा रहा। फिर उसने इशारा किया कि मैं बाहर निकलूं। मैंने मना कर दिया, नहीं, मैं बाहर नहीं निकलना चाहता। मैंने गाड़ी को बंद किया था। मुझे लगा मुझे जल्दी से गाड़ी को सेल्फ मारनी चाहिए और यहां से निकलना चाहिए, लेकिन मैं रिएक्ट कर पाता उससे पहले उसने फावड़ा कांच पर मारा। गाड़ी के दरवाजे के ऊपर का कांच उसने तोड़ दिया और फिर उस दरवाजे को खोलकर उसने मुझे खींचकर बाहर गिरा दिया। मैं समझना चाहता था आखिर वो कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। दिमाग में बहुत पुराने ख्याल घूमने लगे। जितने लोगों ने मुझे धमकी दी थी, हो सकता है उनमें से ये एक हो और बदला लेने के लिए इसने मेरा पीछा किया हो। जहां पर मैं रुका, इसने पहले से ही वहां पर गाड़ी लगाई हो। मैं इसे दिख गया, अब ये मुझे छोड़ने वाला नहीं, और उसने भी फावड़े का वार मेरे सर के ऊपर किया। मैं खुद को बचाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसने एक दो बार मेरे सर पर फावड़े से वार किया और उसके बाद तो आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया। मुझे नहीं पता उसके बाद उसने मेरे साथ क्या किया होगा, लेकिन जब मुझे होश आई, मेरी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा था। मुझे लग रहा कि मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे घुटन का एहसास भी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बंद सी जगह पर हूं। मैं लेटा हुआ था और हिल नहीं पा रहा था, लेकिन शरीर पर कीड़े रेंगने लगे थे। वो कीड़े बीच बीच में काटते भी मुझे दर्द होता और मैं जोर जोर से चीखने की कोशिश करता। कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे लगा मुझे किडनैप किया गया है और इस जगह बंद किया गया है, लेकिन मेरी आवाज का जवाब जब 1 घंटे तक किसी ने नहीं दिया, मुझे लगा मुझे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कोई मुझे मारने की कोशिश कर सकता है। शायद मुझे कहीं ऐसी जगह पर बंद किया गया है जहां से कभी निकाला ना जाए, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। मुझे सजा तो नहीं दी गई है। यह सोचकर मैंने महसूस किया ये जगह कैसी है। ऊपर नीचे दाएं बाएं लकड़ी थी। ज्यादा मोटी लकड़ी नहीं थी, लेकिन थी ये लकड़ी, और जैसे ही दुर्गंध इसमें से आ रही थी, जैसे किसी मुर्दे की दुर्गंध हो। आप सोचकर देखिए ख्याल क्या आएगा। ये एक ताबूत था। मुझे गंदे पुराने ताबूत में बंद किया गया था, और ताबूत को कहाँ रखा जाता है? जमीन में गाड़ा जाता है। तो मुझे ताबूत में बंद करके जमीन में गाड़ा गया होगा। जब ये ख्याल मेरे मन में आया, दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मेरे हाथ में कुछ चीजें थी, मेरी जेब में कुछ चीजें थीं। सिक्के थे, चाकू था जो हमेशा मेरे पास रहता है। मैंने उस चाकू से ऊपर वाले हिस्से को काटना शुरू कर दिया। थोड़ा गला हुआ था वो लकड़ी का हिस्सा, इसीलिए आसानी से मैं काट पाया, और उसके ऊपर गीली गीली मिट्टी। बस समझ गया मैं, मुझे दफना दिया गया है। अब मुझे बाहर निकलना होगा। यकीनन मुझे गहराई में दफनाया गया होगा ताकि मैं बचकर बाहर ना निकल पाऊं, और जिसने फावड़े से वार किया है उसी ने मुझे दफनाया होगा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सच बाहर लाने की कोशिश ही तो किया करता था। आखिर मुझे ये सजा क्यों दी गई? मैं सोच रहा, लेकिन इसका कोई खास फायदा होने वाला नहीं था। मुझे कोशिश करनी थी। मिट्टी मुझे गीली लग रही थी। पानी की बूंदें मेरे चेहरे पर आ रही। ये मिट्टी से सनी हुई पानी की बूंदें थीं, जिसका स्वाद भी मैं ले पा रहा, और धीरे धीरे पानी उस ताबूत में भरने लगा। और मुझे लग रहा था ऐसे ही पानी भरता गया तो सांस लेने में परेशानी होगी। मुझे जल्दी से जल्दी इस लकड़ी को काटना होगा, और शायद ऊपर बारिश हो रही है जिस कारण मिट्टी इतनी ज्यादा गीली है। जैसे ही मैंने ताबूत के बड़े हिस्से को काट डाला था, क्योंकि वो गीला था, पानी धीरे धीरे ताबूत में भरता जा रहा, लेकिन इसी बहाने मैं उस मिट्टी के बीच घुस पाया। मिट्टी नर्म थी
और मैं धीरे धीरे हाथ मारता हुआ उस मिट्टी से बाहर आया। लगभग 6 फुट ऊपर तक मिट्टी थी, लेकिन किस्मत थी मेरी कि बारिश हो रही थी और जब मैं बाहर निकला, सांस लेने में परेशानी हो रही थी, लेकिन बाहर निकलते ही खुलकर सांस आई और सच में बारिश बहुत ज़्यादा तेज थी। मैंने इधर उधर झांकने की कोशिश की और पाया ये कब्रिस्तान था। मुझे कब्रिस्तान में दफनाया गया था, लेकिन बारिश ने मेरी मदद की, ऊपर वाले ने मेरी मदद की और आखिरकार मैं बच गया। सबसे पहले तो मेरे मन में यही ख्याल आया, अब कहीं भागकर छिप जाता हूँ, ऐसा ना हो कोई मुझे यहाँ पर देख ले। इसीलिए भागकर एक पेड़ के मैं पीछे छिप गया। अपने चेहरे से मिट्टी साफ करने लगा और झांकने भी लगा, आसपास कोई मुझे पकड़ ना ले। अगर किसी ने मुझे पकड़ा, फिर से मुझे उसी ताबूत में डाल दिया जाएगा और शायद दोबारा मैं निकल ना पाऊँ। मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना होगा। उसके बाद मैं पुलिस के पास चला जाऊँगा और बताऊँगा इस घटना के बारे में। उस SUV का नंबर तो मुझे याद नहीं, लेकिन इतना पता है वो गाड़ी कौन सी थी, और जिसने मुझे मारने की कोशिश की है मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। पूरी रात वहाँ पर छिपे हुए गुजारी थी मैंने, और जब दिन चढ़ गया, दूर दूर तक अब देखा वहाँ कोई नहीं था, तो मुझे लगा इस कब्रिस्तान से जल्दी मुझे बाहर निकलना चाहिए। लेकिन वो कब्रिस्तान काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और मुझे लग रहा जैसे हमारे शहर का ही ये कब्रिस्तान हो। जैसे ही वहाँ से मैं बाहर निकला, पास की सड़क तक जाना चाहता था और रास्ते में पेड़ों पर लगे हुए वो पोस्टर मैंने देखे। मेरी तस्वीर को वहाँ पर लगाया गया था, मिसिंग का पोस्टर, यानी मुझे ढूंढने की कोशिशें जारी होंगी। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? क्या पता लग गया है सबको कि मुझे किसी ने किडनैप किया है? मैंने जब ध्यान दिया, वो पोस्टर काफी पुराने से लग रहे थे। ऐसा नहीं था कि एक दिन पुराने वो पोस्टर हों। धूप के कारण कागज पुराना सा हो जाता है। ये काफी दिन पुराने लग रहे थे, तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया और मुझे लगा शायद ये कोई षड्यंत्र होगा। क्या मैं यहां से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं? मैं जल्दी से वहां से भागना शुरू हो गया। सड़क तक पहुंच चुका था मैं, और उसके बाद मैं देखने लगा कोई ना कोई गाड़ी मुझे मिल जाए। ये वही जंगल के पास का इलाका ही होगा। मैं पहचान कर चुका था, हमारे शहर के पास के उस जंगली इलाके में ही था मैं। लेकिन कोई गाड़ी तो नजर आए। सुबह सुबह शायद यहां से गाड़ियां नहीं गुजरती, लेकिन मैं इंतजार करूंगा। ध्यान ये भी रखना होगा कोई ऐसा ना मिल जाए जो मेरे मरने की कामना करता हो, या वो आदमी जिसने फावड़े से मुझ पर वार किया था, अगर यहां उसकी गाड़ी मिल गई दोबारा वो वैसा ही करेगा। लेकिन मेरी किस्मत देखिए, सामने से मुझे इस तरफ आती हुई एक बाइक नजर आई, और ये एक पुलिस वाले की बाइक थी। उस पर बैठा हुआ एक पुलिस वाला। जैसे ही उसकी बाइक मेरे करीब पहुंची, एक तो मैं मिट्टी से सना हुआ था, लेकिन मैंने अपने चेहरे को साफ कर लिया था ताकि कोई मुझे पहचान ले। वो पुलिस वाला करीब आया, मैंने उसे हाथ दिया कि रुक जाओ मेरी मदद करो। लेकिन वो पुलिस वाला इस तरह से घबराया, मुझे देखकर इस तरह से डर गया जैसे मैं कोई भूत हूं, और उसके बाद उसने बाइक को बहुत ज़्यादा तेज कर लिया, वहां से निकल गया, वो भी भगवान का नाम लेता हुआ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे तो ढूंढा जा रहा है ना, तो पुलिस वाले ने मुझे देखा है तो डर कर भाग क्यों गया? क्या मेरा चेहरा पहचान में नहीं आ रहा होगा? या ऐसा तो नहीं मेरे चेहरे पर बड़े बड़े निशान हैं? मुझे सबसे पहले अपने चेहरे को देखना होगा। मैं घबराया हुआ उसके बाद सड़क से नीचे की तरफ उतरा और सामने मुझे एक तालाब नजर आ गया। बिल्कुल कांच जैसा पानी था उस तालाब का। भले ही वो छोटा था, लेकिन मैं उसमें अपने चेहरे को देख सकता था और इसी के साथ अपने शरीर की उस मिट्टी को साफ भी कर सकता था। मैंने उस तालाब में छलांग लगाकर खुद को साफ किया, अपने शरीर की मिट्टी को पूरी तरह से साफ कर दिया था। लेकिन मेरे ये कपड़े बेहद पुराने लग रहे, बहुत ज़्यादा मैले लग रहे। मैंने चेहरे को साफ किया और अच्छे से देखा। मेरे चेहरे पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिसे देखकर कोई डर जाता। तो वो पुलिस वाला क्यों डर गया था? यह सवाल मेरे मन में बार बार आता जा रहा, लेकिन मुझे लगा शायद कुछ उसे ऐसा पता हो जो मुझे पता नहीं है।
मुझे पहले तो इस जगह से बाहर निकलना होगा। कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मैं सड़क पर चलकर नहीं जाऊंगा, लेकिन सड़क के बिल्कुल साथ साथ इस जंगली इलाके से चलकर जाऊंगा, ताकि अगर मुझे कोई आदमी नजर आया और मुझे उस पर शक हुआ तो मैं किसी पेड़ के पीछे छिप जाऊंगा। लेकिन अगर मैं सड़क पर हुआ और जिसने मुझ पर वार किया था उसकी गाड़ी आ गई, वो तो मेरा पीछा करने लगेगा ना, उसका सच सामने आ जाएगा। इसीलिए सड़क पर नहीं चलना है। पेड़ों के पास पास चलते हुए सड़क के साथ साथ आगे बढ़ते जाना है। और शहर कितनी दूर है मुझे पता है, ये हमारे शहर का कब्रिस्तान ही है। जब शहर में कोई मरता है तो इसी कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। तो इस तरफ कई बार मैं आ चुका हूं और मुझे अब शहर की तरफ बढ़ना है। तो मैं बढ़ता गया उन पेड़ों के पास से। जैसे ही गाड़ी की आवाज आती मैं पेड़ के पीछे छिप जाता। डर होता मुझे, चलते चलते ही सफर तय करूंगा। ज्यादा लंबा सफर नहीं है, होगा कोई 6 से 7 किलोमीटर। इतना मैं आसानी से चल सकता हूं और खुद को बचा सकता हूं। मुझे पुलिस वालों को ढूंढना होगा या किसी अपने को जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। कुछ घंटे चलता गया। मैं बहुत ज्यादा थक चुका था और मुझे पता था सबसे आगे मेरे एक दोस्त का घर आएगा जिसका नाम है विक्रम। उसके घर चला जाऊंगा, उससे मदद मांगूंगा, फिर मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। और मुझे यहाँ से विक्रम का घर भी नजर आने लगा था, लेकिन मेरी टांगें जवाब देने लगी थीं। उसके बाद पेड़ के नीचे बैठकर कुछ समय मुझे इंतजार करना पड़ा और उस समय मैंने पास में कुछ पुलिस वालों को देखा था। 2 पुलिस वाले थे जो एक पेड़ के पास बैठे हुए सिगरेट पी रहे और मुझ में हिम्मत नहीं हुई उनसे जाकर बात करने की, क्योंकि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। अब मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा, कुछ लोगों को बताऊंगा, ताकि अगर गलती से मैं किडनैपर के पहुंच पहुंच जाऊं तो कुछ लोगों को इसकी जानकारी हो। ऐसा भी तो हो सकता है किडनैपर के साथ पुलिस वाले भी मिले हुए हों। मैं वहीं पर बैठे बैठे छिपे छिपे इंतजार करता रहा कि वो पुलिस वाले वहां से कब जाएंगे। जब वो वहां से निकले मैंने भी भागना शुरू कर दिया और जब मैं अपने दोस्त विक्रम के घर के बिल्कुल सामने था मेरी सांस चढ़ी हुई थी। जल्दी से मैंने विक्रम के घर का दरवाज़ा खटखटाया और मैं जानता था सुबह सुबह वो घर पर ही होगा। काम पर जाने का वक्त अभी नहीं हुआ है, लेकिन दरवाज़ा मैं खटखटाता रहा और उसने अंदर से आवाज़ लगाई, 1 मिनट मैं नहा रहा हूँ। मैं बाहर से कहने लगा था जल्दी खोलो जल्दी खोलो, और वो बाथरूम से जल्दी से आया टॉवल को लपेटे हुए। फिर उसने दरवाज़ा खोला, मेरी तरफ देखा और उसे देखते ही मैंने कहा भाई मदद कर यार, मदद कर, चोट भी लगी है, मुझे किडनैप किया गया था। लेकिन मेरा दोस्त जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था उसने मुझे देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद वो डरा हुआ और अंदर से उसने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये सच नहीं हो सकता, तुम कौन हो? मैंने कहा मैं अमित। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम अमित नहीं हो सकते, अमित मर चुका है, तुम कोई और हो, तुम कोई और हो। विक्रम मानने का नाम नहीं ले रहा था और मैं उसे कहने लगा भाई मेरी बात मानना, मेरी बात मान, तू मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा? तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरी सारी बातें जानता हूं, पूछ, कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ। अंदर से विक्रम दरवाजा खोलना नहीं चाहता था, लेकिन उसने भरोसा किया जब कुछ सवाल पूछे जिसका जवाब मेरे सिवा किसी के पास नहीं था। वो मेरे बचपन का दोस्त था और ऐसी बातें हम में होती थी जो किसी और में नहीं होती थी। उसकी गर्लफ्रेंड्स, उसके घर में की गई उसकी कुछ गलतियां, मैं हर एक घटना की जानकारी रखता था जो किसी के पास नहीं हो सकती। जब उसने मुझसे ये सवाल पूछे और मैंने उन सवालों का जवाब दिया, फिर उसने दरवाज़ा खोला और कहा भाई ये अमित तू ही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है भाई, तू तो मर चुका था ना। मैंने कहा मर चुका था भाई, मैं मरा नहीं था, किसी ने मुझे किडनैप कर लिया था। देख मैं तुझे अभी पूरी बात बताता हूँ। उसके बाद मैं उसके घर के अंदर गया और मैंने कहा भाई दरवाज़ा बंद कर दे, दरवाज़ा बंद कर दे, कोई मुझे फिर से किडनैप ना कर ले। देख मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन वो इस तरह से मुझसे डरा हुआ कि मेरे करीब आना नहीं चाहता था। बार बार कहता रहा
देख भाई मेरे कर ही मत आ, मैं तुझ पर यकीन कर रहा हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है यार। पहले कभी मैंने भूत नहीं देखा। मैं विक्रम से जानना चाहता था वो इतना ज्यादा डर क्यों रहा है, और फिर विक्रम ने मुझे जो दिखाया मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा। उसने न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें मेरी मौत की खबर छपी हुई थी, और मैंने उसे कहा भाई ये न्यूज़ ना गलत छपी गई होगी, देख मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। और फिर विक्रम ने कहा भाई देख, तू 30 दिन पहले मर चुका है, तेरी लाश मैं खुद उस कब्रिस्तान में दफना कर आया था। मेरी बात पर यकीन कर यार, मैं खुद वहां पर गया था। उसके बाद मुझे विक्रम ने मेरे फ्यूनरल की तस्वीरें मुझे दिखाई, मेरी लाश की तस्वीरें दिखाई, और फिर मुझे उसने बताया भाई तू 3 दिन के लिए गायब था, देख तुझे ढूंढने की कवायद जारी थी। मैंने भी कोशिश की, जितने दोस्तों को फ़ोन लगा सकता था सबको फ़ोन लगाया, लेकिन उसके बाद तेरी लाश ना जंगल में मिली थी, तेरी गाड़ी के पास। तेरे सर पर जैसे वार किए गए थे और तेरी उस लाश को दफनाया गया। भाई 30 दिन हो चुके हैं, अब तू कहाँ से आ गया यार? उस लाश की पहचान मैंने खुद की थी, वो तेरी लाश थी। उसकी बातें सुनकर मेरे होश भी उड़े हुए, और मैंने भी उसे बताया देख भाई यार, वहाँ जंगल में मेरे सर पर वार तो फावड़े से हुआ था, चोट भी काफ़ी लगी होगी जो अब मेरे सर पर मुझे नज़र नहीं आ रही। यार तेरी बातें भी डरा रही हैं, अगर मेरी लाश को दफनाया गया तो मैं जिंदा कैसे हो गया? और फिर विक्रम ने कहा तू आया कहाँ से है, तेरे शरीर पर इतनी मिट्टी क्यों लगी है बता। मैंने कहा भाई कब्र को खोद कर आया हूँ यार, उसके अंदर मुझे किसी ने बंद कर दिया था, मैं जिंदा हूँ यार। वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा, और मैं खुद की बातों पर भी कैसे यकीन करता। सच में मैं ताबूत से बाहर निकल कर आया हूँ, कहीं मुझे जिंदा तो नहीं दफना दिया गया था। मेरे दोस्त ने कहा भाई 30 दिनों से तू एक ताबूत में कैसे रह सकता है, तेरी बातें भी सही नहीं लग रही। हम आपस में बातें कर रहे थे, तभी बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। विक्रम बाहर जाकर देखना चाहता था, लेकिन कोई बार बार दरवाजे को ऐसे खटखटा रहा था जैसे उसे बहुत ज़रूरी काम हो। विक्रम ने कहा यार ये कौन है, इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा क्यों खटखटा रहा है? मैंने विक्रम को रोका, नहीं भाई दरवाज़ा मत खोल, मुझे गड़बड़ लग रही है, पहले बाहर झांक कर देख। हमने जब बाहर झांक कर देखा कोई मौजूद नहीं था, जैसे बार बार दरवाज़ा खटखटाकर कोई जैसे बस दरवाज़ा खुलवाना चाहता था। हमने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो भाग गया होगा। दूर दूर तक हमें कोई नहीं दिखा, और पास में ही तो जंगल थे। मैंने विक्रम को कहा भाई पहले यहाँ से निकलते हैं, देख यहाँ पर हम पर किसी ने हमला कर दिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन विक्रम जो मुझ पर भी भरोसा नहीं कर रहा, वो कह रहा था भाई तुझसे यार लाश जैसी बदबू आ रही है, तेरा चेहरा भी पीला पीला सा लग रहा है लेकिन थोड़ा। फिर उसने मेरे हाथ को छुआ और फिर कहने लगा तू भूत नहीं है, तू धूप में भी आ सकता है ना। मैंने रोशनी में आकर उसे दिखाया, मेरा शरीर गर्म भी था। तब जाकर उसे यकीन हुआ कि मैं कोई मुर्दा नहीं हूँ जो उठकर उससे बात करने के लिए आया हूँ, ना ही मैं कोई भूत हूँ। लेकिन ना उसकी समझ में आ रहा था ना मेरी समझ में आ रहा था 30 दिन बाद मैं उस ताबूत से कैसे बाहर निकल आया? अगर मैं मर गया था तो कैसे जिंदा हो गया? फिर मुझे विक्रम ने कहा यार उस कब्रिस्तान में चलते हैं, पहले तो देख कर आते हैं वहां अगर तुझे दफनाया गया था तो कैसे निकला, क्या उसके बाद वहां पर कोई आकर गया ये देखने के लिए? क्योंकि तुझे किसी कातिल ने नहीं दफनाया था यार, मैं वहां पर मौजूद था जब तेरी लाश को दफनाया गया था। विक्रम की बातें मुझे सही लग रही थी, इसीलिए मैं विक्रम की गाड़ी में बैठकर रेन कोट पहनकर, ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए, उसी कब्रिस्तान में पहुंचा। मैंने हुडी पहनी हुई थी ताकि मेरा चेहरा कोई देख ना ले, इसी के साथ मास्क भी पहना हुआ ताकि पहचान में ना आऊं। विक्रम मेरे साथ चलकर जा रहा और मैं उसी कब्र के पास उसे लेकर गया। हैरान हो गया मैं, वहां कोई खोदी गई कब्र नहीं थी, वहां तो मिट्टी वैसी की वैसी ही थी, पत्थर पीछे लगाया गया था मेरे नाम का।
लेकिन यहां से खोदकर मैं निकला था। सच में। फिर विक्रम ने कहा, देख यार, अगर तू यहां से निकला था तो ये मिट्टी ऐसी नहीं लग रही कि एक ही दिन में ऐसे सपाट की गई हो। देख, अच्छे से ऊपर घास लगी हुई है भाई। अगर तूने खोदा था तो मिट्टी को ऐसे दोबारा नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है इस जगह को नहीं खोदा गया। फिर उसकी बातें सुनकर मैंने कहा, अगर इसे नहीं खोदा गया तो मैं इसके अंदर से कैसे निकला? विक्रम ने कहा, भाई सोचने वाली बात तो यह है, अगर तेरी लाश इसमें मौजूद है तो तू कौन है भाई, तू कौन है? और हम बस बातें ही कर रहे थे, तभी पीछे वाली वो पुरानी चर्च में घंटे की आवाज आई। उस चर्च का इस्तेमाल 50 से 60 सालों में हुआ ही नहीं है। वहां कोई प्रेयर नहीं होती, लेकिन उस पुराने घंटे को किसने बजाया होगा? यह आवाज बहुत ज्यादा गूंजी थी। मैं अपना चेहरा दिखाना ही नहीं चाहता था किसी को। विक्रम कहने लगा, चल अमित, चल देख कर आते हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, अच्छे से पता करते हैं। अगर यहाँ पर कोई मौजूद है उससे बात करेंगे। जैसे ही हम उस पुरानी चर्च में पहुंचे, वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमें यह जता पाता कि अब इस चर्च का इस्तेमाल होता होगा या चर्च के तौर पर इस्तेमाल होता होगा। अंदर हर चीज को साफ किया गया था और वहां पर मेरी तस्वीर लगाई गई थी, मोमबत्तियां लगाई गई थी और आसपास ऐसा लग रहा जैसे काला जादू किया गया हो। अजीब अजीब निशान दीवारों पर बनाए गए थे। ये सारे निशान शैतानी थे। कुर्सियों के ऊपर भी ऐसे निशान बनाए गए, लेकिन मेरी तस्वीर के पास कुछ मोमबत्तियां बिल्कुल शैतानी निशान की तरह सजाई गई। और इसे देखकर विक्रम ने कहा, भाई मुझे लगता है यहाँ पर किसी तरह का कोई काला जादू किया गया है। और तेरी तस्वीर को जिस तरह से लगाया गया है, और पीछे देख, वो तेरा स्वेटर है ना जो तुझे सबसे ज़्यादा पसंद हुआ करता था, जो सबसे ज़्यादा पुराना था, तू अब भी पहनता था उसे ठीक करते हुए। तेरे कपड़े हैं वो, तेरे कपड़े वहाँ पीछे रखे हुए हैं, आगे तेरी तस्वीर रखी हुई है और आसपास पड़ी हुई सारी चीज़ें मुझे तेरी ही लग रही हैं। किसी ने काले जादू को करने की कोशिश की है, लेकिन किसने? और आवाज़ घंटे की अभी आई है, तो शायद किसी ने अभी अभी ये सब किया होगा और घंटा बजाकर वो भाग गया क्या? कोई नज़र भी नहीं आ रहा। विक्रम के साथ भले ही वो चर्च थी, लेकिन एहसास चर्च वाला नहीं हो रहा था। पुरानी इमारत का इस्तेमाल अब किस तरह से और कौन कर रहा था, ये बड़ा सवाल था। और मैंने विक्रम को कहा, चल निकल यहाँ से निकल भाई, मुझे यहाँ गड़बड़ लग रही है, बाहर जाकर बात करते हैं। तब उस कब्रिस्तान के बीच से एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ, जिसके हाथ में एक हथौड़ा था, हमें धमकी देता हुआ हमारे करीब आता जा रहा। ये तुम सब करते हो, आज तुम्हें पकड़ लिया, आज मैं नहीं छोड़ने वाला। उसके हाथ में हथौड़ा था तो हम दोनों डर गए। मैं और विक्रम कह रहे थे, देखो हमें नुकसान मत पहुंचाओ, ये तुमने किया है। तो बूढ़ा कहने लगा, मैं क्यों करूंगा? मैं कोई पागल थोड़े ना हूं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारूं। ये काम तुम्हारा है, तुमने किया है। आज आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। मैंने कहा, हमें क्यों पकड़ लिया? हमने ये सब नहीं किया है। और वो मेरी तस्वीर वहां पर क्यों लगाई है तुमने? उसने कहा, तुम्हारी तस्वीर? कौन हो तुम? मैंने जब मास्क अपने चेहरे से हटाया, वो आदमी घबरा गया, क्योंकि उसने शायद अपने हाथों से मुझे दफनाया था। यहां इस कब्रिस्तान में ये आदमी लोगों की मदद करता है। इस कब्रिस्तान का इसे चौकीदार कह सकते हैं। जब उसने अपनी पहचान बताई, विक्रम ने भी उसे पहचाना कि हाँ, ये आदमी हमेशा यहीं पर रहता है। और मैं भी उसे कह रहा कि मेरी तस्वीर वहां पर क्यों लगाई गई है। और वो आदमी डरा हुआ, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, तुम यहां कैसे आ गए? तुम जिंदा कैसे हो गए? तुम तो मरे हुए थे ना, तुम्हारी लाश को तो मैंने खुद दफनाया था। मैं उसको कह रहा, मुझे नहीं पता मैं कैसे जिंदा हुआ, लेकिन ये सब चल क्या रहा है और किसने यहां पर काला जादू किया है। फिर उस आदमी ने उस कब्रिस्तान में, उसी पेड़ के पास हम दोनों को जो जानकारी दी वो बेहद भयानक थी। उस आदमी ने कहा, यह पुरानी चर्च थी, लेकिन कुछ लोग यहाँ काला जादू करते थे
और इसे ईश्वर की प्रार्थना स्थल कभी बनने दिया ही नहीं गया। वो हमेशा चाहते थे कि शैतानी ताकत ईश्वर पर हावी रहे। इंसानों को ईश्वर से दूर करने की उन्होंने बहुत कोशिश की, और ये जंगल में रहने वाले वो लोग हैं जिन्हें कभी ढूंढा नहीं जा सकता। और यहाँ रात को वो इस तरह काला जादू करके चले जाते हैं और मेरी नज़र में कभी नहीं आते। ये हालात कभी कभी पैदा होते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। और तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम वही हो, लेकिन तुम वो नहीं हो सकते। उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। वो कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कोई नहीं जानता। और शायद तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसके पीछे वो लोग हैं। मैंने उससे सवाल पूछा, कौन लोग हैं? उसने कहा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो शैतान को मानते हैं और वो समय समय पर लोगों को मारते हैं शैतान के लिए। और फिर यहाँ उन लोगों की लाशें मिलती हैं। बहुत अजीब तरीके से मारा गया होता है, सर पर चोट लगने से या किसी और तरह से। और जंगल में जो लाशें मिलती हैं, 3 दिन के लिए वो लाशें गायब होती हैं। यानी 3 दिन के लिए कोई इंसान गायब, बाद में उसकी लाश मिले तो इसे उनके साथ जोड़ा जाता है। ये मेरी थ्योरी है। मुझे लगता है वो लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की है। मैंने भी अपने बारे में बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। वो रेन कोट पहने आदमी था जिसने काले रंग की SUV रखी हुई थी और फावड़े से मेरे सर पर वार किया था। उस आदमी ने कहा, पहले तो तुम्हें जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। कहते हैं वो शैतान को मानते हैं और उसके बाद मानो की बलि ही देते हैं शैतान को। लेकिन तुम जिंदा कैसे हो गए? और तुम्हें दफनाया गया था। तुम्हें इसके बारे में जानना होगा, ढूंढना होगा, और जवाब शायद तुम्हें जंगल में मिले। लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। खुद अपना हक तुम्हें छीनना होगा। जवाब वहीं से मिलेंगे, लेकिन खतरा है दोबारा उनके हाथ लगे, तुम्हारे साथ दोबारा वो वैसा ही करेंगे। उसके बाद उसी चर्च के पास से गुजरता हुआ रेनकोट में वो आदमी मुझे नजर आ रहा था। और मैंने कहा, वैसा ही आदमी था, वो देखो पीछे, वैसा ही आदमी। उस बूढ़े आदमी ने पीछे देखा था, विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन दोनों ने कहा, कहाँ? हमें तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो मुझे नजर आ रहा था, उन दोनों को नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा था मैं कुछ ऐसा देख सकता हूं जो वो नहीं देख सकते। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, तभी तो कहूं, रात के वक्त ये चीजें यहां पर कैसे आ जाती हैं, मैं किसी को कभी पकड़ ही नहीं पाया। शायद ये लोग काले जादू का इस्तेमाल करते हैं और आम इंसान को नजर नहीं आते। और शायद तुम चुने गए हो। तुम जिंदा कैसे हो गए वो तो नहीं पता, लेकिन शायद तुम उन्हें देख सकते हो। अगर तुम उन्हें देख सकते हो तो उन्हें पकड़ भी सकते हो, उन्हें रोक भी सकते होगे अगर तुम कोशिश करो। अगर तुम जिंदगी बिताना चाहो तो हो सकता है भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जो ये करें ताकि इनकी सच्चाई बाहर ना आए। समय कम है तुम्हारे पास। तुम अभी तक उनकी नज़र में नहीं आए हो और ना ही किसी को पता लगा होगा। तुम ये काम कर सकते हो, उस जंगल में इनका ठिकाना ढूंढ सकते हो, इन्हें ढूंढ सकते हो, इन्हें रोकने का तरीका ढूंढ सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है। उस बूढ़े आदमी ने इतना सब बता दिया था और वो रेन कोट वाला आदमी जंगल की तरफ जाता हुआ मुझे नजर आ रहा, लेकिन उन दोनों को नहीं। वो दोनों मेरे साथ थे। विक्रम घबराया हुआ, लेकिन पत्तों पर कदमों की आवाज आ रही, लेकिन वो उन दोनों को नजर नहीं आ रहा। उसका पीछा जंगल की तरफ हम करते गए, लेकिन उसे जैसे भनक लग गई, जिसके बाद विक्रम और वो बूढ़ा आदमी पीछे की तरफ पड़ने लगे ताकि उसे लगे कि इस तरफ बेवजह ही ये आए थे। बातें करते करते पीछे जाने लगे और उन्होंने कहा, हम मदद लेकर जरूर आएंगे, हम तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे, अभी उनका पीछा करो। मैं उस आदमी के पीछे पीछे, उसे मेरे बारे में पता नहीं लगा। उसे लगा कि वो पीछे चले गए होंगे और कोई उसे देख तो सकता नहीं, इसीलिए वो डरा नहीं। लेकिन उसका चेहरा मैं देख नहीं पा रहा था। वह जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा और मैं उसके पीछे पीछे जाता जा रहा। उसके बाद मैंने उसे तालाब में जाते हुए देखा और तालाब के बिल्कुल एक किनारे पर एक गुफा नीचे की तरफ जा रही, जिसमें आधा पानी भरा हुआ था। उसके बीच से वो निकल कर चला गया और मैं धीरे धीरे उसके पीछे जाता जा रहा था।
जब उस गुफा से निकलकर मैं उस खास जगह पर पहुंचा जहां पर वैसे ही रेन कोट पहने हुए कई लोग थे, किसी का चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो सब आग जलाकर उसके इर्द गिर्द घूमने लगे थे। और वहां पर मैंने उन गुफाओं की दीवारों पर भयानक राक्षसों के, दानवों के, प्रेतों के अजीब चित्र देखे। वो चित्र हिल रहे थे, जैसे उकेर कर बनाई गई ये आकृतियां हिल रही हों, बिल्कुल टीवी की तरह। वो भी उनकी तरह ही हिल रही जैसे वो लोग अपने हाथों से खास तरह की मुद्राएं बना रहे थे। और वो आग गोल गोल बवंडर की तरह ऊपर की तरफ उठ रही, और ऊपर एक छेद था जहां से रोशनी नीचे आ रही। वहां से धुआं नीचे की तरफ आ रहा, ना कि ऊपर की तरफ, और धुआं दोबारा लकड़ियों में जा रहा। अजीब सा दृश्य था और उसे मैं देखता रहा, लेकिन मैं समझना चाहता था काला जादू वो करते हैं, ये सब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और इससे उनका फायदा क्या होता होगा। मैं तो छिपा हुआ वहां उन्हें देखना चाहता था, लेकिन हल्की सी आवाज हो गई मुझसे। वो सब मेरी तरफ घूरने लगे और उन्हें मैं देखना नहीं चाहता था। मैं दिखाना चाहता था कि मैं उन्हें देख नहीं सकता, लेकिन मेरी नजरें बार बार उनकी तरफ जा रही और वो समझ गए। वो मेरा पीछा करना चाहते थे, लेकिन वो भागे नहीं, सिर्फ अपनी उंगलियां उन्होंने ऊपर की तरफ कर दी। और जिस गुफा के हिस्से से मैं इस तरफ आया था, वहां से पानी का तेज बहाव आया और मुझे गुफा के अंदर धकेल दिया। जिस जगह पर मैं खड़ा हो गया था, वहां से भागने का एक ही रास्ता था, पीछे की तरफ। बाकी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ मैं देख रहा, वो कुछ कर तो नहीं रहे, लेकिन उंगली मेरी तरफ जैसे की हुई। ऐसा लग रहा था अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हों, और मुझे सब कुछ अपने आप याद आने लगा था। मेरे सर पर जब फावड़ा मारा गया, मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद मुझे यहां पर लाया गया था, लेकिन मुझे ये सब पहले याद आया ही नहीं। अब याद आ रहा था। सामने वाले उस पत्थर पर मुझे लिटाया गया था। उसके बाद काले जादू का इस्तेमाल किया गया था। कई घंटों तक वो काला जादू करते रहे। कई घंटे कई दिनों में बदल गए। 3 दिनों तक यहां धीरे धीरे मुझे मौत के आगोश में भेजा गया। यह मेरी बलि ही थी। बदले में उन्हें शायद किसी तरह की कोई ताकत मिली होगी, और फिर मेरी लाश को उन्होंने दोबारा सड़क के किनारे फेंक दिया। उसके बाद मेरे साथियों को, मेरे दोस्तों को इसके बारे में पता लगा होगा। पुलिस वालों ने मेरी लाश को ढूंढ निकाला होगा और फिर मुझे वहां दफनाया गया। लेकिन असल में मारा इनकी तरफ से गया था। और फिर क्या, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं जमीन में खींचा जा रहा हूं, और एक आदमी उनमें से निकल कर आया, क्योंकि हर किसी ने उंगली अब उस आदमी की तरफ कर दी थी। वो आदमी चलता चलता मेरे करीब आया और कहने लगा, तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए था, तुम्हें मौत को अपना लेना चाहिए था। मुझसे छोटी सी गलती हो गई, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। मैं जैसे जमीन में खिंच रहा था, मिट्टी अपने आप दलदली सी हो गई जो मुझे जमीन में ले जाना चाहती थी। शायद मैं अपनी कब्र से बाहर आ गया था, तो मुझे दोबारा कब्र में भेजने की कोशिश की जा रही थी। और उस आदमी ने अपना चेहरा दिखाया। वो आदमी बूढ़ा नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा बूढ़ा लग रहा, जैसे 200-400 सालों का हो। इतनी ज्यादा झुर्रियां उसके चेहरे पर थी। वो चलता फिरता कंकाल था। उसने कहा, तुम्हें उठना नहीं चाहिए था। मैंने कितनी कोशिश की, मैंने हर चीज सही की, लेकिन मुझसे छोटी सी गलती इस बार हो गई। लेकिन तुम्हें वापस जमीन में जाना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। मेरा जादू विफल नहीं हुआ है। तुम दोबारा जमीन में चले जाओगे, मेरा जादू सफल हो जाएगा। मैं उससे और कई सवाल करना चाहता था, लेकिन मौत से बचना सबसे पहला काम था मेरा। मैं उसके सामने रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसे जरा भी तरस नहीं आ रहा था। मैं बचना चाहता था। मैं उसे कहता रहा कि मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने क्या गलती की है? आखिर मुझे क्यों मारा? क्या मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई खबर छापी थी? उसने कहा, नहीं, तुमने मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया है, लेकिन तुम्हारा चुनाव हुआ है। जिसका चुनाव होता है उसकी बलि देनी पड़ती है, और
यही हमारा काम है। तुम 5 साल पहले से ही चुन लिए गए थे। हर किसी का चुनाव बहुत पहले हो जाता है। और तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर आना तुम्हारे लिए कोई संयोग है? हर चीज पहले से तय की गई है। ये हमारा काला जादू है। लेकिन तुम उस ताबूत से उठ कैसे गए, ये हमें अब भी पता नहीं लग पा रहा। गलती ही की होगी। मैं जमीन में समा रहा था तो मुझे लगा मुझे पीछे की तरफ भागना चाहिए। मैं पीछे भागा, पानी में तैरता हुआ उसी तालाब में निकला। लेकिन वो आदमी मेरे पीछे था, हंस रहा था और वो पानी में बिना सांस लिए भी जिंदा रह सकता था। लेकिन मुझे सांस लेनी पड़ रही। वो मुझे पकड़ रहा और जहां पर मैं रुकता जमीन मुझे अपने अंदर खींचने लगती। मैं जंगल से बाहर भागना चाहता था। जानता था इस आदमी से मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये ऐसा काला जादू है जो मुझे दोबारा मौत के मुंह में लेकर जाएगा। और वो मेरे पीछे पीछे भागता रहा और कहता जा रहा, तुम किससे भाग रहे हो? मैं तुम्हारी मौत हूं। तुम्हारी बलि दी जा चुकी है। अब तुम बच नहीं सकते। इसीलिए बस अपना लो अपनी मौत को। मैं भागता भागता भी उससे मिन्नतें कर रहा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बच पाऊंगा। धीरे धीरे पेड़ों ने भी मुझे पकड़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कुदरत मुझे मौत के मुंह में ले जाना चाहती है। सिर्फ वही नहीं, हर चीज है जो मुझे खत्म कर देना चाहती है। और ये उस आदमी का काला जादू था, इस संस्था का वो काला जादू। जिसे चुन लिया जाता है उसका खत्म होना तय होता है। इसने वो काला जादू शुरू किया। मुझे हर चीज पकड़ रही, मुझे हर चीज जकड़ रही। मैं जिस तरफ जाता हर तरह के हादसे मेरे साथ ही हो रहे। कभी तो पांव फंसने के कारण मैं जमीन पर गिर जाता और फिर वो जमीन दलदली बन जाती। कभी तो पानी के अंदर मैं खींचने लगता। कभी तो हवा का झोंका आता और मुझे ऊपर से नीचे गिराने की कोशिश करता। तो कभी पेड़ अपने आप टूट कर गिर जाता। संयोग ही थे, जैसे कुदरत खुद मुझे खत्म करना चाहती थी और वो आदमी भी मुझे पकड़ना नहीं चाहता था। बस मेरे पीछे पीछे मुझे ये कहता जा रहा, अपनी मौत को कबूल कर लो। क्यों भाग रहे हो? मौत से भागा नहीं जा सकता। हर किसी की मौत किसी न किसी तरीके से आती है। कभी शिकारी अपने शिकार को मार देता है। ना तो शिकार गलत है, ना शिकारी गलत है। तुम शिकार हो, मैं शिकारी हूं। अब तुम्हें खत्म होना होगा। ये जादू कभी खाली नहीं जाता। मैं उससे भी बच पा रहा, लेकिन अचानक मेरे भागने की रफ्तार कम होने लगी। कैसे बयां करूं कि कैसे मेरी रफ्तार कम हो रही थी। मैं 4 फुट भागता तो 2 फुटे के झटके में पीछे आ जाता, जैसे कोई ग्लिच हो। जैसे मैं कोई गेम खेल रहा हूं जो बार बार रुक रही हो और मुझे बार बार पीछे ले जाया जा रहा हो। मैं उससे भागकर कई फुट आगे तक भाग जाता, फिर से एक झटके में मैं पीछे आ जाता। 100 फुट मैं भाग रहा तो उसके लिए मुझे 1000 फुट भागना पड़ रहा था, बार बार खींचता हुआ पीछे। कभी मैं किसी पेड़ से टकराता जो मेरे सामने होता ही नहीं। कभी मैं दाईं तरफ मुड़ जाता, कभी बाईं तरफ मुड़ जाता। अपने आप सब कुछ हो रहा। और उसने कहा, नजदीक आ गया है, समय नजदीक आ गया है। तुम बच तो गए, लेकिन अब निकल नहीं पाओगे। रुक जाओ, थक जाओगे तब भी रुकना पड़ेगा। रुक जाओ। मैं वहां पर रुक गया और वो मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं तुम पर दया दिखाऊंगा, तुम्हें दर्द नहीं होगा। फिक्र मत करो, मेरा ये जादू कभी खाली नहीं जाता। मैं रोकर कहने लगा, क्यों? मैंने जिंदगी में क्या गलती की थी? वो इसका जवाब नहीं दे रहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट शैतानी थी। जैसे हमारे पास जब ताकत आ जाती है, हम बेरहम हो जाते हैं, दयावान नहीं होते। वो बेरहम था, उसे पता था वो शैतान है और मैं मरने वाला हूं। लेकिन जब मेरे शरीर के छोटे छोटे हिस्से होना शुरू हो गए, मैं रेत की तरह बिखरने लगा था। और वो हंस रहा और कह रहा, खत्म होने वाले हो तुम, फिक्र मत करो। तब मुझे एक ही तरीका समझ में आया, ना मैं कुदरत से लड़ सकता हूं, ना किसी और से लड़ सकता हूं। वो निहत्था मेरे सामने खड़ा है। काला जादू उसने किया है। मरने से पहले
कम से कम मुझे मारने वाला खत्म हो जाए तो मैं शांति से मर पाऊंगा। मेरे हाथ में जो पत्थर आया मैंने छलांग लगाई। मैं उसकी छाती पर बैठ गया। वो चीखने लगा था और मैं पत्थर से उसका सर फोड़ता चला गया, उसके हड्डियों का कचूमर बना दिया। उसके बाद उसका सर फट गया था, चीख रहा था। हरे रंग का खून निकल रहा जो जमीन में जाता गया। इतना खून था कि वहां छोटा सा तालाब ही बन गया और उसका शरीर एक पेड़ के रूप में बदल गया। फिर वो पेड़ काले रंग का गला हुआ बदबूदार पेड़ बन गया और मेरे शरीर के जो छोटे छोटे हिस्से हवा में उड़ रहे थे वो अपने आप रुक से गए। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पहले जैसा ही हो गया हो और अब मेरा शरीर ज्यादा स्वस्थ सा लग रहा। लेकिन दूर खड़े वो लोग, ये वही लोग थे, अजीब सा रेनकोट पहने, इस संस्था के और लोग। लेकिन जादू इसने किया था। इसकी मौत से शायद वो जादू कट गया, लेकिन वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वो शिकार को जाने नहीं देते थे और एक शिकारी को एक शिकार ने मार डाला जिससे जादू खत्म हुआ। वो सब मेरे पीछे भागने लगे थे। वो 8 लोग थे और मैं वहां से भागता भागता कब्रिस्तान तक पहुंचा, लेकिन उन लोगों ने मुझे जकड़ लिया। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी, उस कब्रिस्तान का चौकीदार, एक राइफल लेकर आया और मुझे देखता हुआ कहने लगा, तुम हवा में क्यों उड़ रहे हो? मैं हवा में नहीं उड़ रहा था। 8 लोगों ने मुझे उठाया हुआ था, लेकिन मेरी समझ में आया उन लोगों को मेरे सिवा कोई और देख नहीं सकता। तो मैंने उस आदमी को कहा, गोली चलाओ, इन लोगों ने मुझे पकड़ा हुआ है। भले ही ये आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन इन्हें दर्द होता है, इन्हें चोट लगती है। फिर क्या था, वो राइफल से उसने गोली चलाई, उससे निकले छर्रे। भले ही चोट मुझे भी लगी थी, लेकिन उन्हें मुझे छोड़ना पड़ा। और उसके बाद क्या, उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया था। वो उसे मारना चाहते थे और उसकी बंदूक भी नीचे गिर गई। बस यही मौका था। उस राइफल को मैंने उठाया और फिर मैं देख पा रहा था वो कांपने लगे थे। बहुत पुराने लोग थे वो, कई 100 साल वो जिए होंगे इस काले जादू से। लड़खड़ाती हुई उनकी टांगें उनके मौत की तरफ इशारा कर रही थी। जिसकी वो बलि देते थे वो कभी बचता नहीं था। मैं अकेला था जो बच गया था। उनके जादू से मेरी मौत हुई थी, शायद उनकी गलती से मैं जिंदा हुआ था। मुझे एक ताकत मिली थी उन्हें देखने की और ये उनका काल बनेगा। ये सोचकर उस राइफल को उठाकर बहुत करीब से एक की छाती को छलनी कर दिया था। धज्जियां उड़ गईं और उसके शरीर से हरा हरा खून निकलने लगा। फट गया वो और जमीन में समा गया। छोटे से खड्डे में पानी अपने आप प्रकट हो गया और बाकियों के साथ भी वह ऐसा ही करने लगा। अब वो शिकार थे, मैं शिकारी। उनकी वो संस्था ऐसे खत्म होगी उन्होंने सोचा ना था, लेकिन मैं गोलियां तब तक चलाता गया जब तक हर एक को मौत के घाट नहीं उतार दिया। उन सब को मारने के बाद आखिरकार मुझे शांति मिली और वो आदमी भी आखिरकार खुश था। इस चर्च में वो काला जादू करने वाले खत्म हुए। उसके बाद मेरा दोस्त विक्रम भी आखिरकार वहां पर पहुंच पाया, लेकिन वो कुछ और लोगों को लेकर आया था। उसकी कहानी पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे कुछ पुराने दोस्त जो उसके साथ उसकी बात पर यकीन करके यहां पर आए थे, लेकिन सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। मेरे दोस्त वहां से चले गए। मुझे नई जिंदगी मिल चुकी थी जिसकी नई शुरुआत मैं करूंगा, लेकिन अलग पहचान से। लोगों के सामने ये नहीं कहा जा सकता कि मैं मरकर दोबारा जिंदा हो गया। जिन्होंने मुझे देखा था, मेरी लाश दफना हुई थी, वो इस पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन उस चर्च में आखिरी बार मैं उस आदमी से मिलने के लिए गया था, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ। मैंने कहा, क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, मैं सब कुछ समझ पा रहा हूं, आखिर क्या क्या हुआ। और देखो, इस चर्च में ये जब काला जादू करते थे एक गोला बनाया करते थे जिसमें 11 निशान होते। अब मुझे समझ में आ रहा है
कि 11 लोग होंगे जो एक गोले में 11 अलग अलग जगह पर खड़े हो जाते हैं और इससे यह काला जादू करते हैं। पुरानी किताबों में यह तंत्र क्रिया बताई गई है, काले जादू की यह क्रिया। लेकिन अगर तुमने एक को वहां पर मारा था, बाकियों को यहां पर मारा था, तो इनकी कुल संख्या 10 हुई। 11 आदमी होने चाहिए, तो 11वां आदमी कहां पर है? क्या उसे खत्म किया गया है या वो अब भी जिंदा है? अगर वो अब भी जिंदा है तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं अब वहां रुक नहीं सकता था। हो सकता है मेरी जान को खतरा हो, इसीलिए मैं उस शहर को छोड़कर दूर निकल आया हूं, एक नई पहचान ढूंढने के लिए, अपनी जिंदगी दोबारा बिताने के लिए। आज बारिश की रात सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। मेरी नई जिंदगी मुझे पसंद आने लगी है। नया नाम, नई पहचान और नया काम मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन बाहर खिड़की के देखते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने रेनकोट पहना हो और वो बारिश में खड़ा हो। वो हुडी जिससे उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था, खिड़की से मेरी तरफ देखे जा रहा था। चेहरा देख नहीं पाया मैं, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग अपनी पहचान छिपाते हैं, किसी को नजर नहीं आते हैं, लेकिन काले जादू से शिकार जरूर करते हैं। घूर रहा है खिड़की से, शायद उसका शिकार मैं हूं, लेकिन जानता हूं उसकी सच्चाई भी। ये वो आखिरी इंसान हो सकता है जो उनके साथ था। मैं शिकार नहीं, शिकारी बनना चाहता हूं। देखते हैं वो मुझे मार पाता है या मैं उसे मौत के घाट उतार देता हूं।